वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। चलिए कौन सूत्र आया? संयोग, यही है ना, अलोनंतराः संयोग। इसके पहले वाले में कोई नहीं है ना, अभी कुछ सब हो गया ना समाधान। हाँ चलिए, तो अलोनंतराः संयोग ये सूत्र आया आपका। इसमें 3 पद है, थोड़ी बहुत तो बात हो ही गई थी वहां पर। त्रिपदम इदम सूत्रम है ना, सूत्र इसमें 3 पदानि सन्ति। कौन 3 महाराज जी बताइए? हलः इति प्रथमा बहुवचनान्तम, अनंतरा इति प्रथमा बहुवचनान्तम, अनंतराः इति प्रथम एकवचनान्तम। अनंतराः जी, अनंतराः इति प्रथम बहुवचनान्तम, इति है तो चलेगा, इति प्रथम एकवचनान्तम। चलिए तो कोई बात नहीं, इति है तो चलेगा। तो चलिए, तो ये आपके 3 पद हो गए, ठीक है ना। अलह, तो कल अलह कोई बोला था प्रथम एकवचनांत, अरे हल शब्द है तो हल हलो हलह तो बहुवचन में बनेगा ना, यही है, ठीक है ना। अलह इति प्रथमा बहुवचनांतम, अनंतराः इति प्रथमा बहुवचनांतम और संयोगः इति प्रथमैकवचनांतम, ठीक है ना। चलिए, अनंतराः हलः ये है, अरे अनंतराः हलः संयोग संज्ञाः स्युः, ये अर्थ कर देंगे। अनंतराः अलह संयोग संज्ञाः स्युः। अनंतराः मतलब क्या होता है? अनंतराः में पहले अंतर को समझना पड़ेगा ना। अरे न अंतर अविद्यमानम अंतरम येषां ते इति अनंतराः, तो पहले अंतर को समझा जाए। अंतर किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो अंतर कहते हैं व्यवधान को। अरे अंतर, अंतर शब्द का व्यवधान अर्थ भी होता है। क्या अर्थ होता है? व्यवधान अर्थ भी होता है। तो और भी अर्थ होते बहुत सारे, लेकिन व्यवधान भी अर्थ होता है, ठीक है ना। तो अनंतर मतलब अविद्यमानम अंतरम येषां ते इति अनंतराः। अरे अविद्यमानः पुत्रः येषां ते इति अपुत्राः, ऐसा करते हैं ना जी। बहुरी समास उसी प्रकार का है। अविद्यमानम अंतरम, अंतरम मतलब क्या हो जाएगा? व्यवधानम। येषां ते इति अनंतराः। अनंतराः बराबर क्या हो जाएगा? अव्यवहिताः, ये हो जाएगा। अनंतराः मतलब क्या हो जाएगा? अव्यवहिताः। अव्यवहिताः मतलब व्यवधान रहिताः, यही हुआ ना। अरे अव्यवहिताः मतलब व्यवधान रहिताः। अलह संयोग संज्ञाः स्युः, सूत्र से इतना लाभ हुआ कि नहीं हुआ महाराज जी? अनंतराः मतलब क्या कर दिया? अव्यवहिताः, है ना। अभी इसको देखेंगे नीचे तो अच्छी तरह से विचार करेंगे, लेकिन अभी इतना तो आ ही गया। अनंतराः मतलब क्या हो गया? अव्यवहिताः है, अव्यवहिताः। और अव्यवहिता मतलब क्या होता है? व्यवधान रहिताः। हाँ, तो यही है। तो अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः, मतलब अव्यवहित जो हल होंगे, मतलब व्यवधान रहित जो हल होंगे, उसकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। अब हल का वो हो तो व्यवधान किसका आएगा? है, हलों के बीच में कोई हल आ गया तो कौन व्यवधान, उसको व्यवधान कहा जाएगा क्या? नहीं। अरे वो तो हल उसका सजातीय हुआ ना। अरे व्यवधान किसी विजातीय का होता है ना, सजातीय का व्यवधान थोड़ी न माना जाता है। तो वही है। तो अलह व्यवधान रहिताः, तो हलों में किसका व्यवधान आ सकता है? अचो का। 2 ही तो है, अच है और हल है ना। अ ई उ रिल री ये वो अयौ, ये अच आ गए, और अ य व र ल ये सब हल आ गए। 2 ही तो है, और कुछ बचता है क्या? तो नहीं। हलः अव्यवधान रहिताः हलः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः, तो किससे व्यवधान रहित होने चाहिए? हल अच से व्यवधान, अच का व्यवधान नहीं होना चाहिए। अरे वो तो स्वतः लब्ध हो जाएगा ना। अरे सजाती, जैसे मान लीजिए 4 ब्राह्मण खड़े हैं कहीं पर हैं, तो कोई 5वां ब्राह्मण आ गया तो व्यवधान आ गया, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं। लेकिन यदि कोई चांडाल आ गया बीच में तो कहते हैं ना व्यवधान हो गया, अरे राम राम कहते हैं ना। तो विजातीय जो होता है उसी का व्यवधान होता है कि सजातीयों का व्यवधान होता है?
विजातीय के द्वारा ही तो व्यवधान होता है, सजातीय के द्वारा थोड़ी ना व्यवधान होता है। नहीं होता। जैसे मैंने आपको कहा एक पुरुषों की लाइन खड़ी कर दीजिए, है ना, पुरुषों को लाइन में खड़ा कर दीजिए कहा, तो सबको आपने खड़ा कर दिया। अब उसमें एक पुरुष और आ गया तो वो व्यवधान हो गया क्या? नहीं। अरे उसी की तो लाइन थी, वो आगे खड़ा रह गया, उसमें कौन व्यवधान आ गया? लेकिन उसमें यदि कोई स्त्री आके खड़ी हो जाए, ठीक है ना, या तो अन्य कोई आके खड़ा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको व्यवधान कर दिया। पुरुषों की लाइन कर रहे थे, उसमें ये आ गए तो व्यवधान कर दिया, ठीक है ना। तो व्यवधान किसके द्वारा होता है? विजातीय के द्वारा होता है ना। तो यहाँ पर भी हल तो हल व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होती है। तो किसका व्यवधान आ सकता है यदि आए तो? अच्छा। हाँ, तो वही तो आएगा कि अच के व्यवधान रहित जो हल होगा, ठीक है ना, उसकी क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी। यही तो आया अर्थ। तो वही तो लिखा वृत्ति में, देखिए वृत्ति में वही तो लिखा है। क्या लिखा? हलानन्तराः संयोगः अज्भिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। अज्भिः मतलब अच के द्वारा, अव्यवहिताः हलः व्यवधान रहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। तो यही आया ना। अरे अच के व्यवधान रहित जो हल होंगे उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। जैसे देखिए कहाँ जैसे देखा, शिक्ष में देखिए, शिक्ष है ना। अरे शिक्ष है तो क श है, वहां पर क्या है? क श, उसी को मिलके क्ष बना है ना। तो ये क श के बीच में कोई अच है क्या? नहीं है ना। तो अज भी अव्यवहिता हल, ये जो हल है ना, हल मतलब क्या महाराज जी? अज वर ल यम गण न, इसमें से कोई अक्षर वर्ण, ठीक है ना, यही हल। तो ये मिल गए यहाँ पर। कौन कौन है? क और श, ठीक है ना। और एक शिक्ष, शिक्ष में क और श हो गए। उसके बीच में कोई अज का व्यवधान है क्या? नहीं है। तो इनकी क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। क और श की क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य अच से अज भी अव्यवहिता हलः, अच से अच का व्यवधान नहीं होना चाहिए, कहने का तात्पर्य, ठीक है ना। अव्यवहिता मतलब व्यवधान रहिता। अच के व्यवधान रहित जो हल होंगे उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। तो अच भी का कहीं से अनुवृत्ति नहीं लाए, लाभ हो जाएगा ना ऐसे ही भार्गव। अरे अनंतराः हलः संयोग संज्ञा स्युः, अनंतराः बराबर अव्यवहिता, अनंतराः बराबर अव्यवहिता। तो व्यवधान रहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। तो व्यवधान रहित हल की संयोग संज्ञा होगी। तो किसका व्यवधान नहीं रहित? तो विजातीय का ही तो व्यवधान होता है, विजातीय से ही तो व्यवधान होता है। तो अच विजातीय यहाँ पर कौन है? हल तो सब इसमें आ गए, सजातीय होंगे, विजातीय अच रहा। तो अच भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः, लब्ध हो जाएगा ना अर्थ। हाँ, जैसे हम लोगों ने अभी जैसे सुदधई, इसमें देखिए सुदधई उपास्य करते हैं ना। अरे सुधी उपास्य था, यण कर दिया तो सुधई उपास्य, फिर ध को द्वित्व कर दिया, किसके द्वारा? अनचिच से करते हैं ना, ध को द्वित्व कर दिया तो सुध ध य उपास्य कर दिया, पूर्व वाले ध को द कर दिया जलाम जसी से, सुद ध य कर दिया तो द ध य। ये महाराज जी आप देखिए, सुद ध य, ये तीनों के तीनों जो हल है व्यवधान अच से व्यवधान रहित हल है कि नहीं है? अज भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। तो उनकी संयोग संज्ञा हो जाएगी ना। किसकी? द ध य की, ठीक है ना, द ध य की, ठीक है ना, द ध य की, इसकी संयोग संज्ञा हो जाएगी क्योंकि अच रहित हल है ना। अरे अज भी अव्यवहिता हल है, इनकी संयोग संज्ञा हो गई, इसलिए संयोगांत से लोप प्राप्त रहे। भाई संयोगांत जो है उसका क्या होता है? संयोगांतम यद पदम तदंत से लोप स्यात्। तो यकार का लोप प्राप्त था ना संयोगांत से लोप से, और बाद में नहीं हुआ, वो यणा प्रतिषेधो वाच्य इससे निषेध कर दिया, ये सब बात अलग है, लेकिन प्राप्त तो था
प्राप्त था। तो चलिए यही है आपका, ठीक है ना। संयोग लगा कि नहीं लगा? संयोग संज्ञा किसको होता है, उसका प्रयोजन कहाँ? संयोगांतस्य लोपः, स्कोहो संयोगादेर लोपः, ये सब है ना। संयोग जहाँ पर आता है विधि सूत्रों में, वहाँ पर ये संयोग संज्ञा की जरूरत पड़ेगी सब जगह, ठीक है ना, कि संयोग किसको कहते हैं। तो चलिए ध्यान में रखिए अभी से। संयोगांतस्य, ये क्या कर दिया? अलोनंतराः संयोग, क्या अर्थ हो गया महाराज जी? अव्यय गाना का हल जो है, क्या हुआ कारण अर्थ? अचो के व्यवधान से रहित जो हल होंगे उनकी संयोग संज्ञा। हाँ यही तो अर्थ है। अब इसमें आधा घंटा लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे अचो के व्यवधान से रहित है ना, अचो का व्यवधान रहित जो हल होंगे उनकी क्या संयोग संज्ञा होती है, ठीक है ना। अलह कौन है? बहुवचन है ना। अलह कौन है आपका? बहुवचन है। अनंतरा भी बहुवचन था। तो अब देखिए दो हल होंगे, अलह तो बहुवचन लिखा, अलह संयोग संज्ञा स्यु। अब मान लीजिए दो हल होंगे कहीं पर, हैं दो ही हल है अच के व्यवधान रहित, जैसे शिक्ष मैंने कहा ना, शिक्ष, वहाँ शिक्ष में कितने हल है? दो हल ही है। दो हल ही है ना अच के व्यवधान रहित। तो इनकी संयोग संज्ञा होगी क्या? नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि सूत्र में तो क्या किया है? अलह, ये बहुवचन है, ठीक है ना। तो बहुवचन है तो तीन तो कम से कम होना चाहिए, तीन तो कम से कम होना चाहिए। फिर आगे 4 हो 5 हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 300 कम से कम होना चाहिए ना, तभी संयोग संज्ञा। जैसे दधय में हो जाएगी, दधय में हो जाएगी क्योंकि वहाँ 3 थे। लेकिन शिक्षा में क श का संयोग था, वहाँ संयोग संज्ञा होगी क्या? नहीं होगी। नहीं होगी ना संयोग संज्ञा क श की। तो जब नहीं होगी तो वहाँ तत्व क्या क्या सब आपत्ति आएगी बहुत सारी, ठीक है ना। अब वो क्या आएगी तो सब देखेंगे, लेकिन नहीं होगी तो आपत्ति आएगी। तो इसलिए अब क्या करेंगे बताइए? सूत्र में तो बहुवचन ग्रहण किया ही है, अलह अनंतराह से पता चल रहा है कि बहुवचन ही है अलह। तो अलह बहुवचन है तो कैसे करेंगे बताइए? दो की भी तो करते हैं हम लोग संयोग संज्ञा, दो हल हो अच के व्यवधान रहित तो उसकी भी तो करते हैं, लेकिन अब नहीं हो पाएगी ना सूत्र में, चूंकि अलह बहुवचन ग्रहण किया गया है। तो देखिए इसलिए हम क्या अलह में थोड़ा समास करेंगे। अलह मतलब क्या है? तो अलह में एक समास एक शेष किया गया है। कैसे करेंगे? अलौ च हलश्च इति अलह, एक शेष किया गया, ध्यान दीजिएगा। अरे हलौ च हलश्च, हाँ अब स्वरूप है कि नहीं? हलल स्वरूप है तो स्वरूप आना में एक शेष एक विभक्त तो रूप तो वही बनेगा हलह। अरे 5 हो गए ना, हलो मतलब 2 आ गए, और हलह करके 3 तो कम से कम आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 हो गए तो 5 के अनुरोध से बहुवचन आएगा। अरे जैसे रामश्च 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 करते तो 3 होते हैं तो रामः बनता है ना, यदि 2 होते तो रामो बनता है। तो यहाँ पर देखिए हलौ च हलश्च ये किया तो हलौ करके 2 आए, हलश्च करके कम से कम 3 आए, ज्यादा भी आ सकते हैं, कम से कम 3 आए तो 5 हो गए कि नहीं हो गए? तो अब जब एक शेष हो जाएगा तो एक ही हल बचेगा, और 5 के अनुरोध से वहाँ जस आएगा ना तो हलह ही बनेगा, लेकिन वहाँ एक शेष किया गया है, ठीक है ना। क्या एक शेष है वहाँ पर? क्या कर दिया? इति हलह, ये बन जाएगा, ठीक है ना, एक शेष किया है। द्वंद्व समास मत कहिएगा, द्वंद्व का अपवाद है एक शेष है। तो हलौ च हलश्च इति। अब देखिए अब क्या हो गया? हलौ मतलब 2 हल होंगे तो उसकी भी संयोग संज्ञा होगी, और हलह मतलब 3 हो 4 हो तो उसकी भी क्या होगी? संयोग संज्ञा होगी, लगे कि नहीं? तो अब 2 की भी हो जाएगी। तो शिक्षा में कौश की भी संयोग संज्ञा हो जाएगी। सुदधय में तो हो ही रही थी दधय की संयोग संज्ञा। तो चलिए आ गया ना, इस तरह से समास करके लेना है, ठीक है ना। वरना कोई कहेगा बहुवचन है फंस जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे 2 के संयोग संज्ञा। चलो तो ये तो सामान्य रूप से सूत्रार्थ समझ गए आप लोग। अलोनंतराः संयोग, ठीक है ना। अजभिः अव्यवहिताः अलः संयोग संज्ञा स्युः। चलिए 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 थोड़ा देख लो बाल मनोरमा। हाँ हलवंतराः संयोगः। हाँ
अंतर शब्दोत्र व्यवधाने वर्तते। हाँ देखिए वो कह रहे हैं अनंतरा है ना, अनंतरा में पहले अंतर को समझना पड़ेगा ना, फिर अनंतर को समझेंगे। तो अंतर किसको कहते हैं? अंतर शब्द अत्र व्यवधाने वर्तते। अंतर शब्द का अर्थ व्यवधान भी होता है। अरे कहते हैं ना वो बहुत जगह अंतर शब्द का व्यवधान में हम लोग लोक में भी तो प्रयोग करते हैं। तो व्यवधान अर्थ है, ठीक है ना। अंतर शब्दों व्यवधानार्थ का, यहाँ पर व्यवधान है वर्तते। और भी बहुत सारे अर्थ है, अवकाश, अवधि, परिधान, अंतर्जी, भेद, ये बहुत सारे अर्थ है ना। आगे अमर कोश की पंक्ति लिख रहे हैं, बहुत सारे अर्थ में है, लेकिन व्यवधान अर्थ में भी है। तो प्रकृति में यहाँ हमें कोई परिधान से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हम व्यवधान अर्थ में अंतर शब्द को रखे। चलो पढ़ो, वही लिखा जी। अंतर शब्दोत्र व्यवधाने वर्तते। हाँ, अंतरमवकाशावधि परिधानांतरजिभेदतादर्च्ये इत्यमरः। हाँ ये अमर कोशकार ने अंतरम, ये अंतर शब्द बहुत सारे अर्थ में कहाँ है तो सब गिनाया, लेकिन प्रकृति में अंतर शब्द जो है हमारा व्यवधानार्थक है। अंतरम बराबर व्यवधानम, अंतरम बराबर व्यवधानम, ये कर दिया। अब अनंतराह बना है तो न अंतराह इति अनंतराह, ये सब नहीं करना है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये नहीं करना, बहुरी समास करना है। अनंतराह में बहुरी समास करना है। क्या बहुरी समास? तो वही देखिए क्या करेंगे, अविद्यमानम अंतरम ये शाम ते अनंतराह। ध्यान दीजिएगा, अविद्यमानम अंतरम, अंतरम मतलब क्या कहा महाराज जी? अंतरम व्यवधानम, व्यवधानम, अंतरम मतलब व्यवधानम। तो अविद्यमानम अंतरम बराबर व्यवधानम ये शाम ते, मतलब न अविद्यमान है, अंतर मतलब व्यवधान जिनका, ठीक है ना, जिन हलों का, ऐसे हलों को क्या कहेंगे? अनंतराहा। तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए अविद्यमान क्या करेंगे? अलौकिक विग्रह कौन समास किया है ये पहले बोलिए। अविद्यमानम अंतरम ये शांति कौन समास किया? बहुरी समास किया, ठीक है ना, बहुरी समास किया। इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा महाराज जी? आप बोलिए अविद्यमानम अंतरम ये शांति। सरल है, कोई कठिन नहीं है। हाँ, अविद्यमान सु, हाँ, अंतर सु, बस इतना है। बस वो व्यवधान तो अर्थ था ना। अरे वो अंतरम बराबर व्यवधानम अर्थ बताया केवल, विग्रह तो इतना ही होगा ना। अविद्यमानम अंतरम ये शांति, ठीक है ना। तो अविद्यमान सु अंतर सु यही हुआ। अनेक मन्य पदार्थ, वो वार्तिक है ना, अनेक मन्य पदार्थ में नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप, इससे बहु ये समाज भी शायद कर देगा, है ना। देख लीजिएगा, उसका अर्थ नहीं करे तो अनेक मन्य पदार्थ है तो ही, लेकिन कर देता है। जैसे अविद्यमान पुत्र यस्य इति अपुत्र, ऐसा कर देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर भी ऐसे कर देगा समाज। और दूसरा क्या करता है? विद्यमान का लोप कर देता है। क्या कर देता है? अविद्यमान में जो अविद्यमान सु अंतर सु ये किया ना आपने, समास हो गया। समास होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपलुक हो जाएगा, तो क्या बच गया? अविद्यमान और अंतर, इतना बचा ना, अविद्यमान अंतर। और उसी वार्तिक से नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पद लोप है। तो पूर्व पद घटक जो उत्तरखंड है ना, कौन है? पूर्व पद क्या है? अविद्यमान, उसमें उत्तरखंड क्या है? विद्यमान, उसका लोप कर देंगे तो क्या बच गया? और अंतर बच गया। और नूट आगम आदि हो जाएंगे। नूट आगम हो जाएगा तो अनंतर बन जाएगा, है ना। नूट आगम हो जाएगा तो जैसे न अश्व अनश्व कर देते, नूट हो जाता है ना, तो नूट यहाँ करेंगे तो अनंतर बन गया, है ना, अनंतर बन गया। और उसी के बहुवचन में क्या बनाएंगे? अनंतर शब्द का अनंतराहा, ठीक है ना। इसका तात्पर्य क्या हुआ? अरे जैसे वहाँ अविद्यमान पुत्र यस्य सह अपुत्र, मतलब जिसका पुत्र न हो उसको क्या कहेंगे? अपुत्र, ऐसा कहेंगे ना। तो उसी तरह अविद्यमानम अंतरम ये शांति, मतलब अंतर व्यवधान जिनमें न हो, है ना। अविद्यमान मतलब न हो, ऐसे अलो को क्या कहेंगे? अनंतर कहेंगे। तो अनंतराहा मतलब व्यवधान रहिता, अव्यवहिता, यही तो आया। हाँ, लगा के नहीं? हाँ, व्यवधान रहित जो हल उनकी क्या होती है? संयोग संज्ञा होती है। चलिए पढ़ो। हाँ, तो ध्यान रखना है आपको।
ये अंतर शब्द व्यवधान अर्थ में है। और कौन समास किया अनंतरा में? भार्गव बोलो। अविद्यमानम अंतरम येषाम से अनंतराः बहुव्रीहि समास। हाँ, बहुव्रीहि समास किया। चलिए वही किया है, ठीक। चलिए हाँ अंतरम अवकाशावधि परिधानांतरधि भेद तादर्थ्ये इत्यमरः। ये अमर को उसका प्रमाण दे दिया, ठीक है ना, कि इतने इतने अर्थों में अंतर शब्द आता है, लेकिन प्रकृति में यहाँ व्यवधान अर्थ में अंतर शब्द आया है। चलिए आगे बढ़ो। व्यवधानम च विजातीयेनैव। हाँ, लिख दिया ना। अरे व्यवधान किसके द्वारा होता है? विजातीय जो होता है उसी के द्वारा व्यवधान होता है ना, कि सजातीय के द्वारा होता है। अभी बताया था ना। अरे 4-5 ब्राह्मण लोग खड़े होंगे तो वहां पर चांडाल आ जाएगा तो कहेंगे व्यवधान हुआ है। यदि कोई एक ब्राह्मण और आ गया तो व्यवधान थोड़ी न कहेंगे, विजातीय के द्वारा व्यवधान होता है ना। व्यवधानम विजातीय नहीं, वह कहने का तात्पर्य आज भी ऐसे लब्ध हुआ है, ठीक है ना। कोई अनुवृत्ति फनुवृत्ति नहीं लानी है, ऐसे ही लब्ध हो जाएगा। क्योंकि आप क्या कहेंगे? अव्यवहिता हलः, व्यवधान रहिता हलः। तो व्यवधान रहित हल तो किसका व्यवधान आ रहा था भाई? जिसके रहित हल तो अज का ही तो व्यवधान आएगा। तो अज भी अव्यवहिता हलः संयोग संज्ञा स्युः। तो उन्होंने लिख दिया व्यवधानम विजातीय नहीं, वह विजातीय के द्वारा ही व्यवधान होता है। चलिए चलिए चलिए। अविद्यमानम अंतरम व्यवधानम येषाम इति विग्रह। कर दिया ना। अरे यही तो विग्रह किए थे। अविद्यमानम अंतरम, अंतरम बराबर व्यवधानम है, अंतरम बराबर व्यवधानम, तो वही अर्थ लिख दिया, ठीक है ना। अब उसमें व्यवधान सुमत करने लगिएगा अलौकिक विग्रह में। अरे वो अर्थ लिखा है अंतर का, लेकिन विग्रह तो इतना ही होगा ना। अविद्यमानम अंतरम येषाम ते इति अनंतराः। हाँ, तो ये कर दिया, ठीक है ना। मतलब व्यवधान रहिता अव्यवहिता, ये उसका अर्थ हो गया अनंतराः का। लगा कि नहीं? बहुव्रीहि समास किया, ध्यान देना। हाँ चलिए। किससे किया? विद्यमान पद का लोप। देखिए सब लिखा है, आगे पढ़ो। नयोस्त्यर्थानाम इति विद्यमान पदस्य लोपः। हाँ, विद्यमान का लोप कर दिया, ठीक है ना। विद्यमान पद था ना। अरे अविद्यमानांतराः बनना चाहिए ना। ये तो आप अनंतराः बनाइए, विद्यमान कहाँ चला गया भाई? तो वही लिखा है कि विद्यमान पदस्य लोपः नयोस्त्यर्थानाम वाच्यो वाच्योत्तर पद लोपः। देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो यही सब ध्यान में रख के उन्होंने अर्थ लिखा है। तदाह, इसी तो कहा अजभिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः, ठीक है ना। अरे अनंतराः का अर्थ यही आया ना, अव्यवहिताः न। अविद्यमानम अंतरम मतलब व्यवधानम येषाम ते। अविद्यमान है व्यवधान जिनका, ठीक है ना, जिनमें ये करेंगे ना जिनका। तो अविद्यमान, तो अब व्यवधान किसका? विजातीय के द्वारा ही होता है ना। तो अजभिः का लाभ ऐसे हो गया। तो अजभिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञा स्युः, ये अर्थ निकल गया ना। निकल गया। हाँ चलिए, तो ये अर्थ तो आ गया। अब यहाँ पर अब कह रहे हैं कि अब समस्या क्या आएगी? तो कहा कि हलः में बहुवचन किया है, तो बहुवचन किया है तो उसके अनुरूप से बताया था ना, तीनों का ही तो होगा। अरे तीन की ही तो हल संयोग संज्ञा होगी। द जैसे उसकी होगी। यदि 2 हल होंगे तो उसकी नहीं होगी ना। क्यों भार्गव? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ तो बहुवचन दिया है। अरे तुरंत उत्तर दो, इतना घंटा मत लगाओ। तो हलः में बहुवचन है तो हलः मतलब कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। ज्यादा होंगे तो होगी, लेकिन 3 तो होने ही चाहिए तभी होगी। तो 2 की नहीं होगी ना। 2 हल होंगे तो व्यवधान रहित, अज के व्यवधान रहित 2 होंगे तो नहीं होगी। तो ये सब आपत्ति वारण करने के लिए अब यहाँ एक शेष किया गया, बता रहे। देखो आगे, तत्र हलौ च हलश्च हल इत्येक शेषः। हाँ, हलौ च हलश्च इति हलः, ये कर दिया, ठीक है ना। अरे हलौ करके 2 आ गए, हलश्च करके कम से कम 3 आएंगे, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो कम से कम 5 हो गए ना दोनों को मिलके। तो हलः ये एक शेष कर दिया। अरे हल हल स्वरूप थे तो एक से का लोप हो गया, एक शिष्य थे तो एक हल बच गया। अब उससे जस आएगा ना, ज्यादा थे तो अरे रामश्च 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 कर दिया तो एक राम बचा। तो यह शिष्य थे सलूप्य माना था विदाई। 2 लोप हुए तो उनको भी तो गिनती करके फिर जस आता है ना, कि रामा बनाते हैं। फिर रामश्च रामश्च राम इति रामः करते हैं कि रामा करते हैं?
रामाह करते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी हलौच हलश्च इति हलह ये बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कहने का तात्पर्य यहाँ हलह जो है वो एक शेष है, मतलब उसमें हलौ भी है हलश्च भी है ना। तो हलौ करके दो हल होंगे तो उसकी भी संयोग संज्ञा हो जाएगी, और तीन होंगे या तो उनसे अधिक होंगे तो उनकी भी हो जाएगी। लगा कि नहीं लगा? लगा। चलिए, तो इससे लाभ क्या हुआ? एक शेष कर देने से दो की भी संयोग संज्ञा होगी, ये लाभ हो जाएगा ना, है ना। वरना तीन की ही हो रही थी। चलो तीन से अधिक की, तीन की या तीन से अधिक की ही हो रही थी। चलो पढ़ो। तेन द्वयोरपि संयोग संज्ञा लभ्यते। लगा कि नहीं? अब जब एक शेष कर दिया तो उससे दो दो की भी संयोग संज्ञा होगी, उसका भी लाभ हो जाएगा। तो भाई क्या जरूरत थी भाई दो दो की करने की? प्रश्न पूछे क्या ना कोई? अरे 10 की करिए आप, दो दो हल की संयोग संज्ञा करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए शिक्ष है, क्या है आपका? अरे शिक्ष धातु है ना, तो उसमें अकार तो चला जाता है, शिक्ष इतना बचता है। शिक्ष में क स का संयोग है कि नहीं है? अरे दो हल है। अब यदि आप एक शेष न मानते और हलह बहुवचन वाला रूप मानते तो तीन हलों की ही होगी या उससे अधिक वालों की होगी, दो की तो नहीं होगी। यदि दो की नहीं होगी तो शिक्ष में क स की संयोग संज्ञा होगी क्या? दो की नहीं होगी। नहीं होगी ना, दो की। जब नहीं होगी तो क्या आपत्ति आएगी? तो देखिए अब यहाँ पर संयोगे गुरु एक सूत्र आता है कि संयोगे परे रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्, ठीक है ना। रसों को भी गुरु संज्ञा होती है कब? संयोगे परे। तो यहाँ देखिए शिक्षक का जो ई था उसकी गुरु संज्ञा हो जाती थी। क्या हो जाती थी? गुरु संज्ञा हो जाती, क्योंकि संयोग पर में था ना, क स का संयोग पर में था, उसके परे रहते शिक्षक का सी यद्यपि रस्व है लेकिन उसकी भी गुरु संज्ञा हो जाएगी। अरे सूत्र आने वाला है, घबराइए मत। तो गुरु संज्ञा हो जाती थी, लेकिन अब आप कह रहे आपके अनुसार तो अब दो दो हलों की संयोग संज्ञा नहीं हो रही है। नहीं हो रही। तो संयोग पर में मिला है भार्गव? नहीं मिला। नहीं मिला ना। अरे संयोग पर में नहीं मिला, वहां पर क स का संयोग तो हुआ, संयोग संज्ञा ही नहीं हुई, तो संयोग पर में नहीं मिला, है ना। तो जब संयोग पर में नहीं मिला तो शिक्षक का ई जो है उसकी गुरु संज्ञा होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। तो गुरु संज्ञा नहीं होगी तो वहां पर गुरोश्च हलः एक सूत्र है, वो करता है अप्रत्यय करता है। क्या प्रत्यय करता है? अप्रत्यय करता है। वो अप्रत्यय नहीं हो पाएगा क्योंकि वो गुरु होना चाहिए तभी करता है। गुरोश्च हलः, ठीक है ना। वो अप्रत्यय करता है लेकिन गुरु होना चाहिए। तो गुरु कहाँ है यहाँ? गुरु संज्ञा हुई क्या इकार की? नहीं हुई ना, नहीं हुई। तो गुरु नहीं हुआ तो अप्रत्यय नहीं होगा। अप्रत्यय नहीं होगा तो आप जो अ करके फिर टाप करके शिक्षा बनाते हैं ना, शिक्षा रूप, वो नहीं बन पाएगा। बनेगा? अरे अप्रत्यय ही नहीं हुआ, पहले अप्रत्यय तो होना पड़ेगा, तो अप्रत्यय भी नहीं होगा। गुरुश्च हलः से अप्रत्यय नहीं होगा जो कि हमको करना था, ठीक है ना। चलिए ये सब आपत्ति आएगी। और जब हम एक शेष कर देंगे तो एक शेष करेंगे तो क्या होगा? विग्रह बोलो। हैं तीन तीन बोल दिए क्या महाराज जी? आप बोलिए। हलौच हलश्च इति हलः। ये ठीक है, हलौच हलश्च इति हलः, ठीक है ना। ये तीसरा तो रूप है आपका, हलः इति बोल रहे हैं ना, इति हलः, तो ये बन गया। अब दो हल होंगे तो उसकी भी गुरु संयोग संज्ञा हो जाएगी। तो शिक्षा में क स की हो जाएगी ना संयोग संज्ञा, और उस संयोग के परे रहते शिक्षक के इकार को क्या हो जाएगा? गुरु संज्ञा हो जाएगी ना। संयोग के परे रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्, तो गुरु संज्ञा हो जाएगी। गुरु संज्ञा हो जाएगी तो अप्रत्यय हो जाएगा गुरुश्च हलः से। लगा कि नहीं? तो चलिए वही लिखा, पढ़ो आगे। तो मतलब ये एक शेष कर देने का फल ये हुआ कि दो दो की भी हो जाए। अब दो दो की संयोग संज्ञा करके क्या प्रयोजन था तो लिख दिया, पढ़ो। ततश्च द्वयोरपि संयोग संज्ञा लभ्यते। पढ़ो। ततश्च शिक्षेत्यत्र गुरोश्च हलः इति अप्रत्ययः सिद्ध्यति। ठीक है ना। शिक्षा इत्यत्र, ठीक है ना। शिक्षा इत्यत्र, शिक्षा करेंगे ना, शिक्षा इत्यत्र, शिक्षा शब्द बनता है, ठीक है ना। फिर अप्रत्यय करने के बाद टाप आदि हो जाएगा तो शिक्षा बन जाएगा। तो यहाँ पर गुरोश्च हलः से हल नहीं हो पाएगा, गुरोश्च हलः से अप्रत्यय नहीं हो पाएगा। गुरोश्च हलः क्या करता है? गुरु मान जो हलंत धातु हो, है ना, गुरु होना चाहिए धातु में कहीं पर भी, है ना। अंत में हो चाहे पूर्व में हो चाहे कहीं पर भी हो, गुरु मान धातु होनी चाहिए, है ना।
और हलंत होनी चाहिए। तो हलंत तो हो रही है, शिक्षा में स अंत में है तो हलंत तो हो रही है, लेकिन गुरुमान नहीं होगी ना, यदि दो दो की संयोग संज्ञा नहीं होगी तो संयोग गुरु नहीं लगेगा, गुरु संज्ञा नहीं हो पाई। लेकिन जब हम एक से कर देंगे तो दो दो की भी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा हो जाएगी। और संयोग के परे रष्टम गुरु संज्ञम से तो इकार गुरु संज्ञक हो जाएगा। तो शिक्ष धातु कैसी हो जाएगी, गुरुमान धातु हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, गुरुमान धातु। और अलंत तो है ही, तो उससे अप्रत्यय होने लगेगा, जो कि हमको करना था। लगा कि नहीं लगा? ये प्रयोजन है हमको दो दो की संयोग संज्ञा करने का। लगा ना? लगा। तो वही लिखा था ततश्च शिक्षा इत्यत्र। जब एक शेष कर दिया तो उसके बाद अब शिक्षा इत्यत्र गुरुस्त अलह इति अप्रत्यय सिद्ध्यति। ठीक है ना? अब अप्रत्यय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इकार गुरु हो गया। गुरु क्यों हुआ? तो वहां पर क्योंकि क और स की संयोग संज्ञा हुई तभी गुरु हुआ, वरना गुरु नहीं होता। संयोग परे रस्वम गुरु संज्ञम से। लगा कि नहीं लगा? लगा। हाँ चलिए, तो यही कर दिया। ठीक है ना? अब देखिए, ये तो आपका हो गया, दो की भी होगी और तीन हो चाहे उससे अधिक हो, उनकी भी क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। ये सब की संयोग संज्ञा होगी। तो देखिए, अब मान लीजिए क श का आप कहेंगे संयोग संज्ञा हुई, तो एक एक की संयोग संज्ञा कह रहे हैं कि समुदाय की संयोग संज्ञा कर रहे हैं? अब ये भी प्रश्न आएगा ना। अब आपने कहा शिक्षा में क श की संयोग संज्ञा होगी, है ना? अच से व्यवधान रहित हल है। अब दो हो चाहे तीन हो चाहे अधिक हो, तो सबकी संयोग। तो अब देखना ये है कि शिक्षा में क श की संयोग संज्ञा होगी, तो क श समुदाय की संयोग संज्ञा होगी महाराज जी, कि प्रत्येक की क की संयोग संज्ञा अलग से होगी, श की संयोग संज्ञा अलग से होगी। इसी तरह शुद्ध है तो दध या समुदाय की एक साथ संयोग संज्ञा होगी कि भाई द की अलग संयोग संज्ञा, ध की अलग संयोग संज्ञा, य की अलग संयोग संज्ञा। दो प्रश्न आएगा ना, अरे समुदाय से संज्ञा या एक एक संज्ञा, ये प्रश्न है। ठीक है ना? समुदाय से संज्ञा या ये प्रत्येकम संज्ञा, मतलब एक एक की संज्ञा होगी, ये प्रश्न होगा ना। जैसे अच आप संज्ञा करते हैं ना, अच संज्ञा किससे के द्वारा करते हैं? अच संज्ञा उससे करते हैं ना। तो देखिए किसकी होती, प्रत्येक की होती है ना। अ की भी अच संज्ञा है, ई की भी अच संज्ञा है, उ की भी अच संज्ञा है, प्रत्येक की करते हैं। अरे अवयवेषु अवतरंती संज्ञा सब किए थे कि नहीं किए थे? उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रत्येक की संयोग संज्ञा होगी कि समुदाय की संयोग संज्ञा होगी, ये प्रश्न बना कि नहीं बना? है ना? जैसे वहां पर भी पहले समुदाय की कर रहे थे, फिर कहा कि समुदाय कहीं पर उपलब्ध नहीं होता, इसलिए हम अवयवेषु अवतरंती संज्ञा मध्यकेषु विश्रामति। तो प्रत्येकम की क्या, प्रत्येक की क्या कर रहे थे? अच संज्ञा कर रहे थे, हल संज्ञा कर रहे थे। उसी प्रकार यहाँ पर भी तो भार्गव प्रश्न होगा कि आप कह रहे हैं कि दो हल या तो तीन हल चाहे अधिक हल हो, उनकी अच से व्यवधान रहित यदि हल है, दो हो चाहे तीन हो, उनकी संयोग संज्ञा होती है। तो प्रत्येक की होती है कि समुदाय की होती है? ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? तो प्रत्येक की होती है, समुदाय की होती है, सिद्धांत है, ध्यान दीजिएगा। समुदाय की होती है, सिद्धांत है, प्रत्येक की संयोग संज्ञा नहीं होती है। अब ये सब बातें बताएंगे। चलिए वही लिखा, पढ़ो आगे। अत्र समुदायस्यैव संयोग संज्ञा। लगा कि नहीं लगा? हाँ, लगा कि नहीं लगा कि यहाँ संयोग संज्ञा जो होगी वो प्रत्येक की होगी कि समुदाय की होगी? ये तो निकल गया। देखिए वो तो था, वो तो अलग प्रश्न था कि अच रहित, अच के व्यवधान रहित जो हल है, फिर चाहे वो दो हो चाहे तीन हो चाहे अधिक हो, वो एक शेष करने से ये सब लाभ हो गया, तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। दो हल होंगे तब भी होगी, तीन हल होंगे तो भी संयोग संज्ञा होगी। अब जो प्रश्न है वो नया है। ये प्रश्न ऐसा है कि प्रत्येक की संयोग संज्ञा होगी कि समुदाय की संयोग संज्ञा होगी? जैसे आपने शिक्षा में क श की संयोग संज्ञा बताई, तो क और श दोनों समुदाय की संयोग संज्ञा होगी कि क की अलग संयोग संज्ञा और श की अलग संयोग संज्ञा? ये प्रश्न है कि नहीं है? तो वही तो कि बाल मनोरमा क्या लिख रहे हैं कि समुदायस्यैव संयोग संज्ञा। ठीक है ना? समुदाय की ही संयोग संज्ञा होती है। तो शिक्षा में किसकी संयोग संज्ञा होगी महाराज जी? दोनों की। देखिए ये कर दिए ना, बोलने में आप लोग अभी भी मतलब गड़बड़ करते हैं। बोलो भार्गव, किसकी होगी शिक्षा में? गलत उत्तर हुआ। जो हल्का समुदाय है वो क स समुदाय है, समुदाय की। हाँ, क स दोनों की,
एक ही है। क की और श की करेंगे तो कहाँ होगा, वो तो अलग प्रत्येक की संयोग संज्ञा पक्ष बोल दिए महाराज जी। कैसे बोलूं? है अरे समुदाय से संज्ञा कह तो रहा है, फिर क्या नहीं समझ में आ रहा है। समुदाय की होगी तो क श ये जो समुदाय है उसकी संयोग संज्ञा होगी। क वो की और श की ऐसे थोड़ी ना होगी अलग अलग। क श जो समुदाय है उसकी मतलब क्ष की होगी। इसी तरह शुद्ध दैव बोलिए महाराज जी, किसकी संयोग संज्ञा होगी? द ध य समुदाय की हाँ इसकी होगी, लगा के नहीं करण। द ध य इसकी समुदाय की संयोग संज्ञा होगी। बस ऐसे साफ साफ बोलिए, भ्रम नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए तो द ध य की होगी, करण समझ में आया ना? हाँ आया। तो कहा गया ये कहाँ से जाने भाई आप, कोई पूछेगा ना कि प्रत्येक की क्यों नहीं होगी समुदाय से संज्ञा, ये कहाँ से आप मतलब अपने से मतलब कपोल कल्पना कर रहे हैं। तो कहा कि संयोग इति, क्या लिखा है आप बोलो, समुदाय सेव संयोग। और व्याख्यानाच, एक तो भगवान भाष्यकार के व्याख्यान से हम जानेंगे कि यहाँ समुदाय की ही संज्ञा, और एक हेतु दिया महासंज्ञा करना। देखिएगा ये संयोग संज्ञा है ना। अरे संज्ञा क्यों की जाती है, लाघवार्थ की जाती है ना, लघवर्थम ही संज्ञाकरणम कहते हैं ना भाष्यकार, बार बार कहते हैं लघवर्थम ही संयोग संज्ञा मतलब संज्ञाकरणम। लाघव हो इसीलिए तो संज्ञा की जाती है। जैसे अच संज्ञा की गए तो लाघव हो इसीलिए ना, वरना अच आपको ही बताना हो तो यदि संज्ञा नहीं करते तो अ ई उ रिल री ये वो ये सब बोलना पड़ता ना, तभी तो काम चलता। और उसकी जगह अच कर दिया तो कितना लाघव हो गया ना। ये सब बोलने की अपेक्षा अच कह दीजिए, सब व्यंजनों को बोलने की अपेक्षा हल कह दीजिए। तो संज्ञा क्यों की जाती है, लाघव के लिए, लघुअर्थ ही लाघव के लिए की जाती है ना। तो यहाँ पर भगवान पाणिनि ने क्या महासंज्ञा की, संयोग किया। अरे टी घू ये जो लघु लघु संज्ञा करते हैं ना, टी संज्ञा करते हैं अचोन्त्यादि टी, फिर ये तरफ तमोपो घ संज्ञा कर देते हैं, दाधा घोधा घू संज्ञा कर देते हैं, ऐसे ही छोटी संज्ञा कर देते हैं, सम संज्ञा कर दीजिए मान लीजिए है। ये संयोग ये महासंज्ञा किए है ना। अरे लघु भूत संज्ञा करते सम कर देते ना, सम नाम की तो और कोई संज्ञा है नहीं, कह देते हलोनंतर आहा सम, मतलब सम संज्ञा होती है। अच से व्यवधान रहित हलो की क्या होती है, सम संज्ञा होती है, कह देते। लेकिन संयोग इतनी महासंज्ञा की, तीन बहुत सारे वर्णों वाली है ना, तो महासंज्ञा करने का क्या प्रयोजन था, वो अनवर्थ संज्ञा है ना। संयुज्यन्ते वर्णा यत्र इति संयोग, ऐसा करते हैं ना, संयुज्यन्ते वर्णा यत्र इति संयोग, मतलब जिसमें वर्णों का संयोग हो वह मतलब एक साथ हो, तो समुदाय को ही संयोग कह रहे हैं ना। संयुज्यन्ते वर्णा यत्र, जिसमें वर्णों का संयोग हो मतलब समुदाय ही हुआ ना। तो संयोग इसलिए समुदाय सेव संयोग संज्ञा, कहाँ से लफ्ज क्यों कहाँ से जाने, तो महासंज्ञा करना, इतनी बड़ी महासंज्ञा की गई, ठीक है ना संयोग, वरना लघु ही संज्ञा कर देते, लेकिन बड़ी संज्ञा की गई तो उसका ये तात्पर्य था, ठीक है ना, अनवर्थ करना था, अनवर्थ संज्ञा करनी थी, इसीलिए क्या निकला समुदाय सेव संयोग संज्ञा। और दूसरा हेतु भी दे दिया व्याख्यानाच, व्याख्यान से भी हम जाने कि समुदाय की ही संयोग संज्ञा होगी। लगा कि नहीं लगा, प्रत्येक की नहीं होगी। तो शिक्षा में किसकी होगी, इसकी होगी। और उसमें किसकी होगी, शुद्ध दैव में समुदाय की संयोग संज्ञा होगी। और एक मैं प्रयोग बता दो, उसमें किसकी होगी, सुदृशत प्रासाद, ये कहा सुदृशत प्रासाद, ये पूरा है सुदृशत प्रासाद, इसमें किसकी किसकी संयोग संज्ञा होगी, की संयोग संज्ञा समुदाय की, किसकी किसकी, समुदाय की। श कहाँ है, प प प और दूसरा कौन, अरे सुदृशत प्रासाद, कहाँ र है भाई, प्रा है ना, सुदृशत प्रासाद त प र की। कौन कौन है भाई, सही से बोलिए ना। सुदृशत शोभनाः दृशदः यस्य इति सुदृशत,
है ना। दृशत किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं ना। अरे दृशत किसको कहते हैं? दृशत मतलब ध्रुव। भाई द है, आगे रू है, रुल रुक का रू आप लोगों को समझ में नहीं आता हो तो उसी को री बोल रहा दृशत। तो द है, री है, फिर मूर्धन्य स है तो आधा है, और फिर प्रासाद है, सुदृशत प्रासाद ये है। नहीं समझ में आ रहा है? तो सुदृशत, सुदृशत मतलब शोभनाः दृशदः यस्य सह सुदृशत प्रासादः। ठीक है ना। मतलब दृशत किसको कहते हैं? पत्थर को कहते हैं ना। अरे अच्छे अच्छे पत्थर है जिस प्रासाद मतलब महल में, ऐसे महल को क्या कहेंगे? सुदृशत कहेंगे ना। सुदृशत प्रासादः, इसमें किसकी संयोग संज्ञा हो रही है? देखिए ना। अरे नहीं समझ में आता क्या? अच्छा से व्यवधान रहित हल देखिए ना, कौन कौन है यहाँ पर? एक एक बोलो। ये पहले करण को बोल। करण क्या बोल रहे हो? बोलो। तकार और पकार ये अच के व्यवधान से रहित दो हल है। हाँ है कि नहीं है? तप और कोई रह रहा है क्या? और र भी तो आएगा। प्र करेंगे तो प र, फिर आ है ना। तो त प र ये तीन है ना। त प र। अरे सुदृशत का त भार्गव नहीं समझ में आ रहा है? जी हाँ। तो क्या बोल भी तो नहीं रहे हो? त प और र ये तीन है आपके। ये तीनों हल है कि नहीं है? अरे हल में नहीं आते क्या? तीनों आते तो ये। और अज के व्यवधान रहित है कि नहीं? बीच में कोई अज है क्या? तीनों के बीच में कोई नहीं है ना। तो इनकी संयोग संज्ञा होगी अज भी अव्यवहिता हल करके तीन आगे इनकी संयोग संज्ञा होगी। तो प्रत्येक की होगी कि समुदाय की होगी? समुदाय की होगी। मतलब किसकी? कौन समुदाय की? त प र की होगी। ठीक है ना। त प र की होगी। एक एक की नहीं होगी। त की नहीं अलग से होगी, प की अलग से नहीं होगी, र की एक एक की संयोग संज्ञा नहीं होगी। ठीक है ना। यदि मान लीजिए प्रत्येकम संयोग संज्ञा मतलब प्रत्येक की संयोग संज्ञा होती है, ये कह देते तो त की भी संयोग संज्ञा हो जाती ना। अरे त की भी तो हो। अरे प्रत्येक की संयोग संज्ञा कहते हैं आप, है ना, कि अच्छे व्यवधान रहित जो हल हो उनकी संयोग संज्ञा होती है। लेकिन समुदाय की ना कह करके प्रत्येक की कहते तो एक एक की संयोग संज्ञा हो जाती ना। त की भी हो जाती, प की भी हो जाती, र की भी हो जाती कि नहीं हो जाती? हो जाती। तो देखिए सुदृशत आपका पद है कि नहीं है? ये संयोगांत पद हुआ कि नहीं हुआ? अरे त की संयोग संज्ञा हुई, वो अंत में है कि नहीं है? तो संयोगांत पद हुआ कि नहीं हुआ? किस पक्ष में? प्रत्येकम संयोग संज्ञा इस पक्ष में है ना। एक पक्ष है समुदाय से संयोग संज्ञा और एक पक्ष है प्रत्येकम संयोग संज्ञा। अरे वो कम में द्वितीय हो जाती है इसलिए प्रत्येकम, तो अजीब व गरीब नहीं है। प्रत्येक से संयोग संज्ञा मत बोलिएगा, ऐसे नहीं बनता है ना। द्वितीय प्रत्येकम संयोग संज्ञा ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है ना। वरना आप कहेंगे वहां षष्ठी लगा रहे समुदाय से संयोग संज्ञा, इधर कह रहे यहाँ पर प्रत्येक से संयोग संज्ञा कहना चाहिए ना। बहुत लोग ऐसे बोल देते, लेकिन ऐसे नहीं। प्रत्येकम संयोग संज्ञा, तो प्रत्येकम संयोग संज्ञा मतलब प्रत्येक की संयोग संज्ञा। तो प्रत्येक की संयोग संज्ञा करेंगे तो यहाँ तक की संयोग संज्ञा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तो सुदृशत ये संयोगांत पद हो गया कि नहीं हो गया? तो तदंत से लोप, तो अंतिम कौन है? त है ना। उसका लोप होने लगेगा संयोगांत से लोप से। अरे संयोगांतम यद पदम सुदृशत इति पदम, संयोग अंत में ऐसा पद कौन हो गया? सुदृशत। और तदंत उसका अंतिम कौन है? त है, तो उसका लोप होने लगेगा। ठीक है ना। किस पक्ष में होने लगेगा? प्रत्येकम संयोग संज्ञा पक्ष। हाँ ठीक है ना। प्रत्येकम संयोग संज्ञा इस पक्ष में। ठीक है ना। तो सुदृशत प्रासाद ये नहीं बन पाएगा। जब हम कह देंगे समुदाय से संयोग संज्ञा, है ना, तो तब सुदृशत प्रासाद में किसकी संयोग संज्ञा होगी महाराज जी? संयोग समुदाय की। ठीक है ना। ये पूरे समुदाय की हुई। तो देखिए ये पूरे एक एक की त की तो संयोग संज्ञा केवल नहीं है, त प र तीनों की है। तो अब जो ये सुदृशत पद है ये संयोगांत पद कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। अरे इसके अंत में त है, वो थोड़ी संयोग है। त प र ये समुदाय संयोग संज्ञक है। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखिएगा। तो अब संयोगांत से लोप नहीं लगेगा, त का लोप नहीं होगा, सुदृशत प्रासाद बन जाएगा।
तो इसीलिए क्या माना गया, समुदायस्यैव न तु प्रत्येकम संयोग संज्ञा। ठीक है ना। कौन पक्ष माना गया भार्गव? समुदाय पक्ष। ये क्या होता है? समुदाय पक्ष क्या होता है? समुदाय संयोग पक्ष है समुदाय संयोग संज्ञा पक्ष। नहीं नहीं, अभी गलत है, सही से बोलो। अरे समुदायस्य संयोग संज्ञा बोलो ना, समुदायस्य संयोग संज्ञा ये पक्ष कहो। ठीक है ना। वो प्रत्येकम संयोग संज्ञा ये पक्ष कहो। ठीक है ना। तो कौन सिद्धांतित किया गया, कौन पक्ष सिद्धांतित है? अरे हाँ, समुदायस्य संयोग संज्ञा ये पक्ष सिद्धांतित है, मतलब सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए वही लिखा पढ़ो, समुदायस्य पढ़ो वहां से करण। अत्र च समुदायस्यैव संयोग संज्ञा संज्ञा व्याख्यानाच्च हाँ न तु प्रत्येकम। न तु प्रत्येकम क्या जोड़ेंगे? न तु प्रत्येकम संयोग संज्ञा। हाँ, प्रत्येक की संयोग संज्ञा नहीं मानते। ठीक है ना। हाँ चलिए, तथा सती यदि प्रत्येक की संयोग संज्ञा हो जाए, तथा सती आया ना, मतलब तथा सती से क्या समझा जाएगा? यदि प्रत्येक की संयोग संज्ञा हो जाए। ठीक है ना। प्रत्येकम संयोग संज्ञा यदि मान लिया जाए तो क्या आपत्ति आएगी? अभी बताए ना आप लोगों को, वही लिख रहे, पढ़ो वही लिख रहा, पढ़ो। तथा सति सुदृशत प्रासादः इत्यत्र पकार संनिधौ पकारस्य संयोगत्वापत्तौ संयोगांत लोपापत्तेः। हाँ, लगा कि नहीं लगा? अरे सुदृशत प्रासाद में पकार की सन्निधि में तकार जो है वो भी संयोग संज्ञा हो, संयोग संज्ञक हो जाएगा ना, उसकी भी संयोग संज्ञा हो जाएगी प्रत्येकम संयोग संज्ञा पक्ष में, तो हो जाएगी। तो संयोगांत पद हो गया ना सुदृशत ये पद। अरे संयोग अंत में है ऐसा पद कौन हो गया? सुदृशत पद हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो ये तो सुदृशत पद हो गया, तो इसमें क्या संयोगांतम यत् पदम सुदृशत इति पदम तदंतस्य, तो उसका अंतिम कौन है? तकार। उसका लोप हो जाएगा, लोप हो जाएगा तो सुदृश प्रासाद बनेगा, तो का लोप हो जाएगा, ये आपत्ति आएगी। इसलिए क्या मानेंगे हम? प्रत्येकम संयोग संज्ञा न मान करके समुदाय से संयोग संज्ञा यही मानेंगे। तो जब संयोग समुदाय से संयोग संज्ञा कह देंगे तो अब क्या हो जाएगा? संयोग संज्ञा नहीं होगी। हाँ ठीक है ना। जब प्रत्यय समुदाय तब केवल तो आपका सुदृशत का त है, उसकी संयोग संज्ञा नहीं हुई, किसकी होगी? त पर तीनों की मिलके होगी ना। जब तीनों की होगी तो क्या हो जाएगा? संयोगांत पद मिला क्या? सुदृशत ये पद है, इसके अंत में संयोग है क्या? नहीं है, नहीं है ना। अरे त है उस केवल संयोग संज्ञक थोड़ी ने, त पर संयोग संज्ञक है। तो चलिए संयोगांत पद नहीं मिला तो तदंत से लोप संयोगांत से लोप नहीं लगेगा। ठीक है ना। संयोगांत से लोप नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो त का लोप नहीं होगा, नहीं होगा तो सदृशत प्रासाद रूप बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए कौन पक्ष माना गया भार्गव? समुदाय संयोग संज्ञा पक्ष। हाँ, ये पक्ष माना गया। ठीक है ना। प्रत्येकम संयोग संज्ञा पक्ष नहीं माना है। चलिए ध्यान रखिए बात को, अच्छी बात है। चलिए आया? हो गया फिर आपका अलोनंतरा संयोग। कुछ छूटा कि अभी? आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को। क्या हुआ? अभी वो एक उसकी पंक्ति है, अभी पढ़ो ना तो फिर। यत्र तु बहवो हलः श्लिष्टाः तत्रापि द्वयोर्द्वयोः संयोग संज्ञा न तु बहुनाम एव इति शब्देन्दु शेखर स्पष्टम। ये देखिए शब्देन्दु शेखर में बात बताई है, नागेश ने स्पष्ट की है। बताइए क्या बताई है? तो देखिए अभी दो हल होंगे है ना, अच से व्यवधान रहित दो हल होंगे तो उनकी तो संयोग संज्ञा हो ही जाएगी है ना। तो चलिए तो उसके अब मान लीजिए तीन हल है, जैसे द ध य है। ठीक है ना। जैसे द ध य है तो ये द ध य है तो इसमें समुदाय से संयोग संज्ञा आपने कहा ना, मतलब आप क्या कहेंगे? द ध य की संयोग संज्ञा होगी। तो ये शब्देन्दु शेखर में कहा गया है यत्र तु बहवो हलः श्लिष्टाः।
ठीक है ना, मतलब संयुक्ता, जहाँ पर ज्यादा हल, बहवः मतलब 3 हो चाहे 3 से अधिक हो, वो हल यदि संयुक्त हो, ठीक है ना, श्लिष्टः मतलब संयुक्ता, तत्रापि द्वयोः संयोग संज्ञा, वहां पर दो की संयोग संज्ञा होगी, पूरे की नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा जहाँ पर ज्यादा हल की क्या होंगे, अज से व्यवधान रहित ज्यादा हल होंगे, वहां पर दो की, जैसे दधय है ना, तो ध की संयोग संज्ञा होगी, थ य की संयोग संज्ञा होगी, इस तरह से होगा। ठीक है ना, ये कह रहे द्वयोः अपि, तो मतलब इसमें बहुत सारे पक्ष है। प्रत्येकम संयोग संज्ञा, द्वयोः संयोग संज्ञा, समुदाय से संयोग संज्ञा, है ना। तो इस तरह से तीन पक्ष चलते हैं इसमें। तो प्रत्येकम संयोग संज्ञा तो पक्ष खत्म कर दिया, उसको तो हटा दिया ना। अरे इधर 3 पक्ष चलता है, प्रत्येकम संयोग संज्ञा, द्वयोः संयोग संज्ञा, समुदाय से संयोग संज्ञा, ठीक है ना। तो उसमें प्रत्येकम संयोग संज्ञा हटा दिया, है ना। हाँ, तो अब द्वयोः तो होगा, तो वो भी कह रहे कि द्वयोः तत्रापि द्वयोः संयोग संज्ञा। अरे ज्यादा 2 हल होंगे, अच्छे रही 2 हल होंगे, तो वहां तो वो दोनों हल की ही संयोग संज्ञा होने वाली समुदाय की, ठीक है ना। लेकिन यदि मान लीजिए 2-3 बहुत ज्यादा है, बहवः हलः संयुक्ता श्लिष्टा, वहां पर किस तरह से किया जाए, तीनों की, जैसे 3 है द ध य में, तो तीनों की जाए कि 2 की जाए, तो वहां कह रहे कि तत्रापि द्वयोः संयोग संज्ञा, मतलब द ध की होगी, ध य की होगी, है ना, 2 जोड़ के जोड़े की होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से होगी, वही कह दिया उन्होंने। तो उसका प्रयोजन बाद में देखिएगा, अपने से मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर बताएंगे। ठीक, क्या लिखा पढ़ो। यत्र तु बहवो हलः श्लिष्टाः तत्रापि द्वयोः संयोग संज्ञा, ठीक है ना, 2 की ही संयोग संज्ञा होगी, न तो बहु नाम। वो तीनों की संयोग संज्ञा नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। द ध य ये तीनों की संयोग संज्ञा न हो करके द ध की और थ य की, ऐसे 2 की संयोग संज्ञा होगी, ठीक है ना। ज्यादा सबके साथ में एक समुदाय की नहीं हो जाएगी, जो अभी तक आप लोग बोलते आए हैं ना। तो ये नागेश मना कर रहा है कि द्वयोः संज्ञा न तो प्रत्येकम, मतलब न तो बहु नाम न संयोग संज्ञा। चलिए, लगा कि नहीं लगा? हाँ, चलिए इसका प्रयोजन देखिएगा, मिल जाएगा, शेखर में देखेंगे ना, मिल जाएगा, लिखा होगा उसने कि ऐसा करने का क्या प्रयोजन है, ठीक है ना जी। हाँ, चलिए, और हो गया तो फिर ये, हाँ चलिए, तो यही आपका सूत्र था, ठीक है ना। मुख्य विचारणीय बातें क्या क्या आई इसमें, पहले तो अर्थ कैसे निकाला, तो अनंतराह का ही कर दिया, अविद्यमानम अंतरम ये शांते इति अनंतराह, ठीक है ना, मतलब अव्यवहिताः व्यवधान रहिताः, अंतर शब्दों व्यवधान अर्थक था ना, तो अनंतराह का क्या अर्थ हो जाएगा, अव्यवहिताः व्यवधान रहिताः, ये कर दिया। अब व्यवधान किसके द्वारा होता है, विजातीय के द्वारा ही होता है ना। अचभिः अव्यवहिताः, हलः तो था ही, हलः संयोग संज्ञा स्युः, ये अर्थ कर दिया, ठीक। और उसमें फिर बहुत सारी बातें आई कि हलः बहुवचन लिखा तो 3 की ही होगी, 2 की नहीं होगी, शिक्षा में क की संयोग संज्ञा नहीं होगी, तो क्या कहा, एक शेष माना ना, हलौ च हलस्य इति हलः, एक शेष माना, तो मतलब 2 हल होंगे तो उसकी भी संयोग संज्ञा होगी, और 3 हो चाहे अधिक हो तो उसकी भी होगी। तो ये सब कर दिया, और बाकी जो बातें आई वो सब बातें आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, और उसमें फिर बाद में चला कि प्रत्येकम संयोग संज्ञा कि समुदाय से संयोग संज्ञा, तो कहा समुदाय से संयोग संज्ञा न तो प्रत्येकम। क्यों प्रत्येकम नहीं, यदि प्रत्येक की होने लगे तो सुदृशत प्रासाद में तो इस हल तो है ही ज्यादा, त पर सुदृशत प्रासाद, त पर ये 3 है ना, तो अजबी अव्यवहित हल हो ही गए, तो उसमें क्या होने लगेगा, संयोग संज्ञा होने लगेगी, एक की संयोग संज्ञा हो जाएगी, तो त की भी हो जाएगी, तो संयोगांत से लोप से त का लोप होने लगेगा। ये सब न हो, इसलिए कहा कि प्रत्येकम न संयोग संज्ञा अपितु समुदाय से संयोग संज्ञा। चलिए, आया कि नहीं, बस इतना ना लगाइए इसको, ठीक है ना, अलोनंतरा संयोग। चलिए, हो गया। हाँ, क्या बोले वृत्ति, बोलो क्या आगे चलो फिर। अलोनंतराः संयोगः अजभिरव्यवहिता हलः संयोग संज्ञाः स्युः। चलिए, हो गया ना, चलिए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ह्रस्वं लघु
चलिए सूत्र आया रस्वम लघु, ठीक है ना। वृत्ति नहीं लिखी क्योंकि सरल ही था, कोई ज्यादा कठिन है नहीं, इसलिए नहीं लिखा, स्पष्ट ही है। और रस्वम लघु, ठीक है ना। अरे रस्व संज्ञा किसकी होती है? रस्व संज्ञा करने वाला कौन सूत्र आया था महाराज जी? रस्व संज्ञा करने वाला उकाल जस्व जी का प्लुतः। हाँ ये था ना, है ना। उकालो रस्व उका वाम काल कालो यस्य सोच क्रमात रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा स्यात्। अज की रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा की थी ना, कैसे अच की? तो रस्व संज्ञा कैसे अच की थी? एक मात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिस अच का, ऐसे अच की रस्व संज्ञा कहा था ना। ऐसे अच की तो रस्व संज्ञा कहा था, तो ऐसा जो अच होगा उसकी रस्व संज्ञा की थी, उस सूत्र से की थी, ठीक है ना। तो ये मत कहिएगा रस्वम लघु रस्व संज्ञा करता है, ठीक है ना। ये लघु संज्ञा करता है। क्या संज्ञा करता है? लघु संज्ञा करता है। तो रस्वम लघु संज्ञम स्यात्, इतना ही अर्थ है। रस्व जो है उसको लघु भी कहते हैं, ठीक है ना। रस्वम लघु संज्ञम स्यात्, ठीक है ना। अब रस्व कौन था आप लोगों को पता है, ठीक है ना। उसी की लघु संज्ञा कर रहा है, तो रस्व कहिए लघु कहिए एक ही बात है, ठीक है ना। तो रस्वम लघु दो पद है, रस्वम इति प्रथमैक वचनांतम, लघु इति प्रथमैक वचनांतम, ठीक है ना। अरे लघु शब्द नपुंसकलिंग में रखेंगे तो लघु वही होगा ना, ठीक है ना। क्या कहेंगे, लघु ही रहेगा ना, विसर्ग वो सु का तो लोप हो जाएगा, मधु की तरह, ठीक समझे, लघु, ठीक है ना। रस्वम लघु, इसलिए रस्वम देखिए नपुंसकलिंग लिखा, तो रस्वम लघु ये कर दिया, ठीक है ना। रस्वम लघु संज्ञम स्यात्, यही अर्थ आया ना। रस्व जो होता है, रस्व कौन होता है? अच होता है ना। अरे एक मात्रिक उकार के काल के सदृश काल है जिस अच का, ऐसे अच रस्व कहलाता है, और उसी को लघु भी कहेंगे। रस्वम लघु संज्ञम स्यात्। आ गया कि नहीं आ गया? ये लघु का कहाँ जरूरत पड़ती है? लघु कहाँ आता है? कोई विधि सूत्र हम बताइए। जैसे पुगंत लघु पदस्य च कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, तो लघवी उपदा यस्य सह लघु पद, ये सब करते हैं ना वहाँ पर, कि लघु उपदा। तो लघु उपदा में है जिसके, जैसे वहाँ करते हैं ना लघु उपदा वाला, कौन करते हैं? चलिए देखिए, लेकिन लघु उपदा मतलब क्या कहने का तात्पर्य? रस्व होना चाहिए, है ना। अरे लघु उपदा में होना चाहिए मतलब क्या? रस्व उपदा में होना चाहिए। चलिए, तो यही कहना, लघु से समझ में आ जाएगा ना। अब लघु आए तो ये मत करिए अरे लघु किसको कहते हैं, तो रस्व को ही लघु कहते हैं, ठीक है ना। किसने बताया? तो यही संज्ञा सूत्र आया, कौन? रस्वम लघु, ठीक है ना। और कहीं लघु आता है क्या? और कहीं सूत्र में, विधि सूत्र में जहाँ लघु से आया हो, ऐसे देखते रहना चाहिए ना, क्योंकि संज्ञा सूत्र की जरूरत कहाँ? विधि सूत्रों में पड़ती है ना। तो कहाँ पर लघु आता है? तो लघु वहाँ पर विधि प्रदेश देखना पड़ेगा ना। तो एक तो आपको पुगंत लघु पदस्य बता दिया, ठीक है ना। चलिए वही है, तो ये और भी देखिएगा, है ना, अपने से ढूंढिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो इतना ही है, कोई ज्यादा है नहीं, वही लिखा है, पढ़ो। रस्वम लघु संज्ञम स्यात् इत्यर्थस्य स्पष्टत्वात् न व्याख्यातम। अरे बाल मनोरमा देखिए, क्या लिखा, पढ़ो। रस्वम लघु संज्ञम स्यात् इत्यर्थस्य स्पष्टत्वात् न व्याख्यातम। अरे स्पष्ट अर्थ था, स्पष्ट था ना, तो इसलिए नहीं व्याख्या की, ठीक है ना। ऐसे ही समझ लेना, रस्वम लघु मतलब रस्वम लघु संज्ञम स्यात्, यही अर्थ है, ठीक है ना। चलिए, इसलिए व्याख्या नहीं की, आगे बढ़ो। अतएव निर्देशात् रस्व शब्दो नपुंसकलिंगोपि। देखिए, रस्व शब्द पुल्लिंग में चलता है, रस्व तो कहते हैं ना। अरे रस्व कहीं आया क्या? रस्व वो अभी आया था, घर ऊपर कल्प चेलन सूत्र में आया था। वहाँ क्या है? उसमें था, सूत्र बोलो ना, घर ऊपर कर रहे हो जी, सूत्र बोलता हूँ। घरूपा कल्प चैलट ध्रुव गोत्र मत हतेषु ग्योर नेकाचो रस्वः। तो ठीक है ना। तो रस्व शब्द पुल्लिंग में चलता है, ठीक है ना। कहीं पर कभी बात चले कि लिंग के विषय में, कोई मान लीजिए चला आपने रस्व, तो पुल्लिंग में चलता है। रस्वम कोई नपुंसकलिंग में बोल दिया, तो कहा नहीं, रस्वम तो नपुंसकलिंग में नहीं चलता है, पुल्लिंग में ही चलता है। कैसे रस्वम प्रयोग कर दिया?
तो कहिएगा कि रस्वम लघु इति निर्देशात ही पता चल रहा है कि रस्व शब्द नपुंसकलिंग में भी चलता है, ठीक है ना। तो वही लिखा, अतएव निर्देशात रस्व शब्दों नपुंसकलिंगोपि, ठीक है ना। रस्व शब्द नपुंसकलिंग भी होता है। अब बिना क्या आ जाएगा, पुल्लिंग तो होता ही है भाई, वो तो आता ही है, पुल्लिंग तो होता ही है, लेकिन नपुंसकलिंग में भी चलता है। इसका प्रमाण कहाँ ढूंढने जाएंगे, यही सूत्र है रस्वम लघु। भगवान पाणिनि ने क्या लिखा, रस्वम किया ना, उसी निर्देश से क्या निकल रहा है कि रस्व शब्दों नपुंसकलिंगोपि। आया कि नहीं आया? चलिए, अरे यदि केवल पुल्लिंग में चलता तो रस्व लघु करते ना, लेकिन रस्वम किया तो उसका मतलब नपुंसकलिंग में चलता। चलिए चलिए, अब ये सब बातें क्या बताए आपको, अपने समझ नहीं। चलिए हाँ, चलिए चलिए दूसरा सूत्र बोलो। ये रस्वम लघु कर दिया। देखिए तीनों सूत्र क्रम से ही है अष्टाध्यायी में। रस्वम लघु, संयोगी गुरु और दीर्घम च। देखिए संख्या देखिए महाराज जी तीनों की। रस्वम लघु कहाँ का है? प्रथम अध्याय का चतुर्थ पाद का 10। हाँ, और संयोगी गुरु उसी के बाद वाला है 11वां, और दीर्घंच उसी के बाद वाला 12वां, ठीक है ना। तीनों क्रम से है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए संयोगी गुरु आया ना, तो देखिए तो इसमें पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति आएगी, किसकी? रस्व की अनुवृत्ति आएगी, ठीक है ना, ठीक है ना, रस्व की। तो रस्वम गुरु संज्ञम स्यात् संयोगे परे। अरे संयोगे है ना सप्तम्यंत, तो संयोगे परे रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्। रस्व की गुरु संज्ञा भी होती है, बड़ी विचित्र बात है। हम लोग तो अभी तक सुनते आए कि दीर्घ गुरु संज्ञक होता है, रस्व जो होता है उसको लघु कहते हैं। साहित्य में भी तो देखे है, कभी कभार थोड़ा बहुत देखे हो तो उसमें आता है ना, यगण मगण भगण ये सब करते हैं तो वहाँ सब विचार किया जाता है, लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु ऐसे दिखा जाता है ना। वहाँ रस्व दीर्घ नहीं देखते हैं। तो सामान्य रूप से तो हम क्या परिभाषा करते हैं कि भाई रस्व जो होता है वो लघु और दीर्घ होता है उसको गुरु कहते हैं। लेकिन यहाँ ये सूत्र आया संयोगे गुरु, ये कहता है कि रस्व भी गुरु संज्ञक होता है, लेकिन कब? एक कंडीशन डाल दी, क्या कहा? संयोगे परे। संयोग यदि पर में रहे तो रस्व की भी गुरु संज्ञा होती है। तो वही लिखा, देखे संयोगे परे रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्, ठीक है ना। तो संयोगे तो था ही, परे आ जाएगा संयोगे परे। रस्वम रस्व की अनुवृत्ति लाए है, गुरु संज्ञम स्यात्, संज्ञा प्रस्तावत, संज्ञा का लाभ हो जाएगा। तो संज्ञम स्यात् गुरु संज्ञम स्यात्। लग गया कि नहीं लग गया? अर्थ आया कि नहीं आया? लग गया। क्या अर्थ हुआ महाराज जी? संयोगे परे रस्वम गुरु संज्ञा, मतलब संयोग अगर परे हो, बात में हो, उससे पूर्व अगर रस्व हो तो उसका गुरु संज्ञा हो जाती है। हाँ चलिए, रस्व की गुरु संज्ञा होती है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। रस्व की गुरु संज्ञा, जैसे शिक्षा में बताया था ना, अरे शिक्षा में देखिए ना, शिक्षक दीर्घ और रस्व था, तो रस्वम लघु से तो क्या प्राप्त था उसको? लघु संज्ञा प्राप्त थी। अरे शिक्षक ई को रस्वम लघु से लघु संज्ञा प्राप्त थी ना। अरे रस्व तो है ही, उसको कोई मना थोड़ी कर सकता, ही तो रस्व ही है भाई। एक काल के एक मात्रिक उकार के काल के सदृश काल है ना, तो रस्व संज्ञा है, और रस्व संज्ञा है तो रस्वम लघु से लघु संज्ञा हो रही थी ना। लेकिन पर उसका बाधक सूत्र आया, इसने कहा कि यदि संयोग परे रहेगा तो क्या हो जाएगा? रस्व की गुरु संज्ञा हो जाएगी, तो उसको बात करके ये लग जाएगा, ठीक है ना। तो भाई संयोग यदि पर में रह गया तो गुरु संज्ञा, तो यहाँ संयोग पर में है, क स का संयोग पर में है, तो संयोग पर में होने पर ई को क्या हो जाएगा? गुरु संज्ञा हो जाएगी, रस्व इकार की गुरु संज्ञा हो जाएगी। तो चलिए इस इकार को गुरु ही कहेंगे, ठीक है ना, लघु नहीं कह पाएंगे अब। अरे उसका बात करके लगा है रस्वम लघु का, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो लगा कि नहीं भार्गव जी? हाँ, संयोगे परे रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्, लग गया। चलिए आगे आइए, कौन आया? दीर्घम च। बस यहीं पर भी गुरु ले आइए, इसके ऊपर वाला सूत्र कौन है? संयोगे गुरु है ना, वहाँ से गुरु को ले आइए तो क्या बन जाएगा? दीर्घम च गुरु संज्ञम स्यात्। दीर्घम च गुरु संज्ञा, मतलब दीर्घ की भी क्या होती है? गुरु संज्ञा होती है, ठीक है ना। दीर्घ मतलब दीर्घ जो होता है, दीर्घ किसको कहते हैं? दीर्घ संज्ञा करने वाला कौन सूत्र है महाराज जी? हाँ, वही दीर्घ संज्ञा भी वही करता है। अरे द्विमात्रिक उकार के काल के सदृश काल जिस हज का है उसकी गुरु संज्ञा होती है ना, दीर्घ संज्ञा होती है ना। और उसी दीर्घ की ही यहाँ पर ये क्या कर देता है? क्या कर देता है? गुरु संज्ञा कर देता है, ठीक है ना।
तो गुरु संज्ञा हो जाएगी। जैसे गुरुश्च अलह कहाँ आया गुरु संज्ञा का प्रयोजन, तो गुरुश्च अलह में आया ना। अरे गुरु जो कोई होगा तो उससे क्या हो जाता है, गुरुमान धातु होनी चाहिए, है ना। हलंत धातु हो लेकिन कैसी हो, गुरुमान हो, उसी धातु से क्या होता है, अप्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो देखिए शिक्षा में, देखिए शिक्षा में जो ई है वो तो रस्व है, तो रस्वम लघु से लघु प्राप्त था, लेकिन संयोग परे रहते क्या हो जाएगा, गुरु किस सूत्र से गुरु संज्ञा हो जाएगी, संयोगे गुरु किसकी हो जाएगी, इकार की हो जाएगी ना। रस्व जो इकार है उसकी गुरु संज्ञा हो गई, तो गुरु संज्ञा हो गई तो ये धातु गुरुमान हो गई ना। अरे गुरु अस्ति अस्मिन् इति गुरुमान, अरे तो गुरु ही हो गया। अरे गुरु संज्ञा हो गई मतलब वो गुरु हो गया, तो गुरु हो गया मतलब गुरुमान धातु गुरुमान हो गए। जब गुरुमान धातु हो गए तो वो यदि हलंत भी हो तो हलंत तो है ही, श अंत में है क श, तो उस अप्रत्यय होके शिक्षा बन जाता है, ठीक है ना। तो ये कर देते हैं। इसी तरह मान लीजिए ईह धातु है, क्या धातु है, ईह है ना, कौन धातु है, ईह है ना। ईह, ईह किस उसमें अर्थ में ईह धातु है, ईह धातु किस, ईह चेष्टायाम, ईह चेष्टायाम, ई दीर्घ है, ठीक है ना। ईह चेष्टायाम, ईह, ईह हल है, अकार का लोप हो गया, अनुनासिक संज्ञा ईच संज्ञा हो गया, लोप हो गया। ईह, ईह, ईह धातु है। इससे देखिए गुरुस्थ अलग लगेगा कि नहीं लगेगा, देखिए गुरुदान धातु होनी चाहिए, तो गुरुमान धातु है कि नहीं है, कौन गुरु है इसमें, ईह में, दीर्घ ई, किससे गुरु, उसको गुरु संज्ञा किससे हुई, दीर्घम च सूत्र। हाँ ध्यान दीजिएगा, दीर्घम च, ठीक है ना। अरे वो दीर्घ है ना, ईह चेष्टा है, तो ई के क्या हो गया, गुरु संज्ञा हो गई। तो गुरु संज्ञा हो गई तो ईह धातु कैसा गुरुमान हो गया ना, और हलंत तो है ही, तो उससे भी अप्रत्यय हो जाएगा, ईहा रूप बन जाता है। क्या बन जाता है, ईहा, जैसे शिक्षा बनता वैसे ईहा बन जाता, लगा कि नहीं। अरे दोनों सूत्रों का उदाहरण दे दिया, संयोगी गुरु और दीर्घंच का, दोनों एक एक, ठीक है ना। तो चलिए यही और भी जगह गुरु आता है, गुरु नुतो नंतस्याप्येकैकस्य प्राचाम, तो ये सब देखना है। गुरु मतलब यही दो सूत्र है गुरु संज्ञा करने वाले, जहाँ कहीं पर भी गुरु आए तो यही इसी से पकड़ना है आपको, ठीक है ना। इजादेश गुरु मतो नृच्छ, ये भी है ना, बहुत सारे सूत्र है गुरु वाले। तो ये सब सूत्र जहाँ गुरु आए तो आपको संयोगी गुरु और दीर्घंच ये ध्यान रखना, ठीक है ना। संयोगे परे रस्वम गुरु संज्ञम स्यात्, ये हो गया संयोगी गुरु का अर्थ, और दीर्घम च गुरु संज्ञम स्यात् किसका अर्थ हो गया, दीर्घम च का हो गया, दीर्घम च का। लगा कि नहीं लगा, लगा। चलिए बस अब अपने से लगा लीजिए। बाल मनोरमा देखिए, अब पढ़ लीजिए, थोड़ा अंतिम में एक पंक्ति बतानी है इसके लिए। चलो पढ़ लो फटाफट, हो ही गया सब। अरे संयोगी गुरु, अरे संयोगी गुरु कहाँ गया, दीर्घम च कहाँ आ गया, संयोगे गुरु, हाँ रस्वमित्यनुवर्तते, कहाँ से रस्वम अनुवर्तते महाराज जी, ये जो उसको पहले सूत्र आया रस्वम लघु, इससे हाँ वहाँ से रस्वम की अनुवृत्ति आई। चलिए वही लिखा है, पढ़ो। तदा संयोगे पर इत्यादि ना। हाँ चलिए दीर्घम च हाँ संयोग इति नानुवर्तते। देखिए संयोगे इति नानुवर्तते, ध्यान दीजिएगा, संयोगे इति नानुवर्तते कह रहा, अनुवर्तते नहीं कह रहा। अरे दीर्घम च में ऊपर संयोगे गुरु से गुरु ही आएगा केवल, है ना। अरे दीर्घम च गुरु संज्ञम से इतना ही, संयोगे की अनुवृत्ति नहीं आएगी, केवल गुरु ही आएगा, ठीक है ना। तो वही लिखा संयोगे इति नानुवर्तते, दीर्घ केवल गुरु, यही गुरु की ही अनुवृत्ति होगी, ठीक है ना। तो गुरु इति अनुवर्तते, तो क्या हो गया, दीर्घम अपि गुरु संज्ञकम इत्यर्थः, ये अर्थ हो गया ना, दीर्घ की भी गुरु संज्ञा होती है, यही अर्थ हो गया ना जी। चलिए सब में दो पद ही है, रस्वम लघु में भी दो पद थे, प्रथमैक वचनांतम प्रथमैक वचनांतम। संयोगी गुरु में भी दो पद है, कौन कौन महाराज जी, संयोगे सप्तम एक वचनांतम, गुरु इति प्रथम एक वचनांतम। गुरु मत कहिए, गुरु नपुंसक लेंगे ना, इसलिए गुरु लिख रहे हैं, विसर्ग कहाँ लिखा है उन्होंने, तो वही मधु की तरह है। तो गुरु इति प्रथमैक वचनांतम हुआ कि नहीं हुआ। और दीर्घम च, यहाँ पर भी दो पद है, कौन कौन,
जी दीर्घम जो है प्रथम एक वचनांत में और च जो है अव्यय पदम। अव्यय पदम, ठीक है ना। और दीर्घम देखिए, इसे अतएव निर्देशात दीर्घ शब्दों भी नपुंसकलिंगों भी, ध्यान दीजिएगा। जी यहाँ पर भी कही है, वरना अका सवर्ण है दीर्घ पुल्लिंग में चलता है ना दीर्घ शब्द, लेकिन नपुंसकलिंग में भी चलता है। तो कहाँ से जानेंगे? तो दीर्घम च इस सूत्र से प्रमाण के रूप में कह सकते हैं, ठीक है ना, कि भगवान पाणि ने दीर्घम का तो नपुंसकलिंग में चलता तभी तो लिखा। चलिए ये कर दिया, लग गया ना तीनों सूत्र। तो एक आपका पहला जो तीन में से पहला है वो लघु संज्ञा करने वाला, बाकी के दोनों गुरु संज्ञा करने वाले हैं। और दोनों में पहला जो है वो ह्रस्व की गुरु संज्ञा करता है और दूसरा जो है वो दीर्घ की गुरु संज्ञा करता है। लेकिन ह्रस्व की जो गुरु संज्ञा करता है वो हर जगह नहीं, संयों के परे है वह ह्रस्वम गुरु संज्ञा। हाँ चलिए इतना ध्यान रखना है। हो गया इति संज्ञा, इति संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा प्रकरण हुआ ना। चलो एक पंक्ति लिखिए, उसको पढ़ लो जी। इति संज्ञा प्रकरणम, बाल मनोरमा भी हो जाए। हाँ दीर्घम च संयोग इति नानो वर्तते। अरे कहाँ बार बार एक ही बात पढ़ रहा, आगे पढ़ो ना। इति संज्ञा प्रकरणम बाल मनोरमा, इति संज्ञा प्रकरणम इति। अरे इति संज्ञा प्रकरणम मूल का प्रतीक लेके लिखा कि नहीं? अरे पेज बदलो भाई। संज्ञा प्रकरण इति। हाँ मिला कि नहीं भार्गव? हाँ मिल गया। हाँ चलो क्या लिखो पढ़ो। संधि कार्योपयोगी प्रथमाध्यायस्थ संज्ञा निरूपणम समाप्तम इत्यर्थः। हाँ देखिए, इसमें सब संज्ञा सूत्रों का निरूपण नहीं किया है, ध्यान दीजिएगा। सब संज्ञा सूत्रों का निरूपण नहीं किया है, अपितु कैसे संज्ञा सूत्रों का, संधि कार्योपयोगी जो संज्ञा सूत्र है। अरे ये संधि जो आगे आने वाली है ना, अच संधि, हल संधि, स्वादि संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि, ये जो पंच संधि आने वाली है ना, उसमें उपयोगी जो जो संज्ञाएं थी वो सब संज्ञा सूत्र बता दिए। और वो कैसे, प्रथमाध्यायस्थ, प्रथमाध्याय में स्थित, ठीक है ना। प्रथमाध्याय, अष्टाध्यायी का जो प्रथमाध्याय है ना, अरे 8 अध्याय है ना, तो उसमें प्रथमाध्याय में जो है ऐसी संज्ञा, कैसा है वो संज्ञा, संधि कार्य में उपयोगी और प्रथमाध्यायस्थ जो जो संज्ञाएं थी, ठीक है ना, प्रथमाध्यायस्थ संज्ञाएं जो कि संधि कार्य में उपयोगी थी, ऐसी संज्ञाओं का निरूपण हमने कर दिया। समाप्तम इत्यर्थ। अरे सब संज्ञाएं नहीं बताई ना, अरे प्रातिपदिक संज्ञा कहाँ यहाँ बताई? अरे संज्ञा प्रकरण है तो सब बतानी चाहिए। तो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम कृत समासाश्च वो सब भी तो कहनी चाहिए। कहाँ कही क्या है संज्ञा है? नहीं कही ना, तो क्यों नहीं कही? तो यहाँ केवल संधि कार्य में उपयोगी ही बताएगी, उसका तो अजंत में जरूरत पड़ेगी ना। अरे स्वादि प्रत्यय लाने में, संधि में कहाँ उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे तभी अण होगा, ऐसा तो नहीं है। तो वही संधि कार्योपयोगी, ठीक है ना, संज्ञाओं का निरूपण किया गया है। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बाकी आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी तो वैसे वैसे बताते जाएंगे, ठीक है ना। ये संज्ञा प्रकरण में केवल संधि के उपयोगी संज्ञाओं का निरूपण कर दिया, वही लिखा संधि कार्योपयोगी प्रथमाध्यायस्थ संज्ञा निरूपणम समाप्तम। लगा कि नहीं लगा? लगा। चलिए ये आपका संज्ञा प्रकरण हो गया। कौन आया अब? परिभाषा प्रकरण। हाँ चलिए अब परिभाषा प्रकरण हम कल से करेंगे, ठीक है ना। इतना लगा के आइए अच्छी तरह से, कल सबको संज्ञा प्रकरण पूछेंगे। हाँ तभी फिर परिभाषा प्रकरण आगे चालू करेंगे, ठीक है। हाँ तो रखे फिर इधर वाक्यकारम वररुचिम भाष्यकारम पतंजलिम पाणिनिम सूत्रकारंच प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।